साथियों नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचालक समूह की इस मंच पर आज के प्रस्तुतिकरण का जो टॉपिक है, टाइटल है, वो है क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है। इस विषय पर जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा स्वाभाविक है, क्योंकि हम दौलनीय ब्रह्मांड की जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से यूनिवर्स जो है ऑसिलेट करता है, धड़कता है। तो साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी हम प्रस्तुत करते आ रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड्स में अपनी बात को रखा है और उसमें हमने अलग अलग टॉपिक पर अपनी बात कही है। और आज हम जिस टॉपिक पर हम आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं वो यह है कि ये हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ग्लोब का मॉडल है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये पृथ्वी जो है 23 घंटे और हेलो, क्या मेरी, हाँ, ओके। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ये जो पृथ्वी है 23 घंटे 59 मिनट और 55 सेकंड में ये इस तरह से अपने एक्सिस पर घूमती है, रोटेट करती है। इस तरह से ये बताया जाता है। और आपके सामने ये इस तरह से ये मॉडल में दिखाने का उद्देश्य यही है कि हम ये समझाना चाहते हैं कि पृथ्वी हकीकत में अपने एक्सिस पर घूर्णन नहीं करती। तो जैसा कि अनेक लोग इस पर आश्चर्यचकित होते हैं। अनेक लोग कहते हैं कि फिर दिन रात हो रहे हैं और प्रकृति में हम देख रहे हैं कि सूर्य है पूर्व से पश्चिम चलते हुए दिखाई देता है। शाम को हम देखते हैं चंद्रमा को, कॉन्स्टेलेशन को, प्लैनेट्स को, सभी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं। और हमारी ये पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व इस तरह से रोटेट करती है और इसका रोटेशन का टाइम पीरियड भी बाकायदा बताया जाता है कि विज्ञान में कि इस तरह से लगभग 24 घंटों में अपने एक्सिस पर ये रोटेट कर लेती है। तो आज हम जिस विषय पर आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, क्या हमारी ये पृथ्वी घूर्णन कर रही है, भाग 1। पिछले काफी समय से मैं सोशल मीडिया पर ऐसे चर्चा कर रहा हूँ और मैंने अपने दौलनीय ब्रह्मांड के सभी एपिसोड को प्रस्तुत करने के दौरान मैंने वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, साइक्लिक नेचर और पल्सेशन को एक नए तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि सूर्य, तारे, पृथ्वी और ग्रह और कुछ चंद्रमा किस तरह से घूर्णन नहीं कर रहे हैं बल्कि ट्विस्ट और टाइट हो रहे हैं। हमारा ये ब्रह्मांड भी जो है वो क्या है कि बड़े बड़े रूप में देखने पर, विशाल रूप में देखने पर वास्तव में क्या है कि घूर्णन नहीं कर रहा है, बल्कि घूर्णन की जगह ट्विस्टिंग टाइटनिंग हो रहा है। हमने अनेक बार कहा कि ये जो ऑसिलेशन की रेट है इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। हमने अनेक बार ये बात कही कि हम ऑसिलेशन की दर यानी कि रेट को समझे। सभी आकाशीय पिंड, चाहे ब्लैक होल, गैलेक्सी हो, चाहे सूर्य, तारे हो, चाहे पृथ्वी ग्रह हो, चंद्रमा हो, गैस दानव ग्रह हो, रॉकी ग्रह हो, सभी के ऑसिलेशन की जो रेट है उसका बड़ा महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है और सभी एक ही रेट से ऑसिलेट नहीं करते। और एक बात और बताऊं कि डिफरेंशियल रोटेशन करते हैं, लेकिन ये डिफरेंशियल रोटेशन क्यों बना, कैसे अस्तित्व में आया। जैसे कि हमने अपने कीवर्ड्स में पहले आपके सामने ये बात रखी
कि जो हमारे कीवर्ड थे ट्विस्टिंग टाइटनिंग के, और हमने अपनी बात को समझाया कि वास्तव में नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर, साइक्लोन, काउंटर साइक्लोन, कर्वेचर, वार्पिंग, ऐसे शब्दों को हमने उपयोग किया, ट्विस्टिंग टाइटनिंग। और इससे से हम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक आकाशीय पिंड जो होता है, पृथ्वी ही नहीं बल्कि सभी सूर्य और तारे, ग्रह, चंद्रमा, सभी के नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट, यानी इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे, हमने एक कॉमन बात आपके सामने रखी। वो कॉमन बात क्या है कि सभी आकाशीय पिंडों का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्विस्ट होता है, टाइट होता है। इसको हमने कन्फोकल ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर की मैथमेटिक्स के अनुसार समझाते हुए कहा कि सभी आकाशीय पिंड जो है दो भिन्न कन्फोकल ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के बीच में दोलन करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि कुछ मूलभूत बिंदु है जो प्रश्न हमारे सामने करते हैं, जिनकी तरफ ध्यान स्वाभाविक रूप से जाता है कि क्या पृथ्वी घूर्णन करती है। तो इसके पीछे मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं, और कुछ लोगों ने जो प्रश्न किए हैं उनको भी मैं आपके सामने रखूंगा। हवाएं उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चलती। हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ कैसे नहीं चलती? आप सभी को पता है कि पृथ्वी के अलग अलग अक्षांश पर जो एटमॉस्फेयर का मोशन है वो एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग है, अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग रूप में। और इसमें मैं आपको और भी बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों का कहना है कि हवाएं पृथ्वी रोटेट होती है तो उसके साथ साथ रोटेट होती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का फोर्स लगता है। मैं इससे असहमत हूं, और आगे हम इसका विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद बादल जो है, जिनको देखा जा सकता है, हवाओं को जो होती है वो देखा नहीं जा सकता, लेकिन बादल जो है दिखाई देते हैं। तो बादल उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चलते। कई चक्रवात, साइक्लोन, काउंटर साइक्लोन दिखाई देते हैं उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में, और बादलों की आकृति बनती हुई साफ दिखाई देती है। और इसके बाद में मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि महासागरों का पानी, यानी ओशियन वाटर जो है, वो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चलता। घूर्णन के साथ साथ मतलब कि पृथ्वी जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट होती है तो उसके साथ साथ पानी नहीं चलता, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में चलता है। उसके बाद में पृथ्वी में जो संपूर्ण सजीव जगत है, पृथ्वी का जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी है, जल में तैरने वाले पक्षी है, जमीन पर चलने वाले, या पानी में तैरने वाले प्राणी है जो मछलियां हैं, और आकाश में उड़ने वाले पक्षी और जमीन पर चलने वाले प्राणी है, वो पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चलते। और मैं आपको बताऊं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में विपरीत दिशा में ट्विस्ट होते हैं, टर्न होते हैं। ऐसा भी है। आपके घर के आसपास, आपके एरिया के में काफी ऐसे पेड़ होंगे, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में बीकानेर में खेजड़ी, कीकर के पेड़ होते हैं, और भी कुछ पेड़ होते हैं जो ट्विस्ट हुए हुए दिखाई देते हैं, जिनका तना जो है ट्विस्टेड होता है। अभी इस पे और विस्तार से हम बात करेंगे, पहले मूल बिंदुओं को मैं समेट लूं। इसके बाद में आपको बताऊं कि जल, थल और आकाश के सभी सजीव जगत है, जो प्राणी है, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे हैं, वो घूर्णन के साथ साथ नहीं चलते।
उसके बाद में पृथ्वी की इनर कोर में मैटर जो है घूर्णन की दिशा में नहीं चलता, बल्कि ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टिंग होता है। यानी कि ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि पृथ्वी का जो इनर कोर है उसका आधा भाग नीचे और आधा भाग ऊपर जो है विपरीत दिशा में मुड़ता है, ट्विस्ट होता है। और पृथ्वी की ये इनर कोर ऑसिलेट करती है। पृथ्वी का आउटर मेंटल कोर में संबंध धाराएं ट्विस्ट होते हुए है। ये जो बातें बता रहा हूं मेरी अपनी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक बता रहे हैं, पुस्तकों में और शोध पत्रों में ये बातें हैं। उसके बाद पृथ्वी का चंद्रमा का ऑर्बिटल प्लेन जो है वो इंक्लिनेशन, उसका जो इंक्लिनेशन है वो स्थिर नहीं रहता। पृथ्वी का चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो वो कभी तो क्या है कि इस तरह से करता है, कभी ऐसे करता है, मतलब वो इंक्लिनेशन प्लेन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, कभी ऐसा हो जाता है, कभी टर्न होकर नीचे हो जाता है। इस तरह से पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो इस तरह से। इसके बाद में आपको बताऊं कि पृथ्वी का जो हाँ, और उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में जितने भी द्वीप और महाद्वीप है, जो हमारे लिथोस्फीयर सॉलिड टेस्ट है, जो कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर है, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में जितने भी द्वीप और महाद्वीप है वो विपरीत दिशा में बेंड हुए हुए हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे के विपरीत बेंड हुए हुए हैं। इसी प्रकार से मिड अटलांटिक रिज, जो समुद्र के अंदर रिज है, वो भी एस प्रकार की शेप, अंग्रेजी का अक्षर एस होता है, उस तरह से मुड़ी हुई है। इसी प्रकार से अफ्रीका और वेस्टर्न यूरोप, ये भी क्या है कि इस प्रकार से मुड़े हुए हैं। और आगे बढ़े हम तो इंडिया जो है, इंडिया भी बेंड हुआ है। ऊपर एशिया में और आर्कटिक में और अंटार्कटिका में देखें तो अंटार्कटिका की जो शेप है वो एक तरह से ट्विस्टेड हुई है, साइक्लोनिक है। तो इसके बाद में अगर आप और आगे बढ़े तो फिलीपींस, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, सिंगापुर, इस प्रकार से बैंड हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया को भी देखें तो उसकी आकृति ऐसा लगता है जैसे थोड़ी सी बैंड हुई भी। अगर हवाई द्वीप समूह को देखें और साथ में क्या है कि न्यूजीलैंड की शेप को देखें, दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, भूमध्य रेखा के ऊपर और भूमध्य रेखा के नीचे। तो आप देखिए ये दोनों विपरीत दिशा में मुड़े हुए हैं। अब आप और देखिए, जैसे ड्रैग पैसेज है साउथ अमेरिका के नीचे, इसी प्रकार से और भी है। तो जब ग्लेशियर पिघले और विशाल मात्रा में जल राशि हिमयुग के समाप्त होने के साथ साथ, जैसे उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप है, उनकी जमीन ऊंची उठी, और दक्षिण गोलार्ध में कुछ द्वीप और महाद्वीप है वो जलमग्न हो गए। तो ऐसा ही कुमारी कंडम नाम का द्वीप था जो हिंद महासागर में बताया जाता है, वो भी जलमग्न हो गया। इधर न्यूजीलैंड का कुछ हिस्सा जो 8वें एक द्वीप के रूप में कहा जा रहा है, वो भी जलमग्न हो गया। तो ऐसे कई द्वीप और महाद्वीप है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी पृथ्वी को नोट करें, आपको पता चलेगा कि उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में एक विशेष प्रकार का पैटर्न होता है महाद्वीपों का, और वो बेंडिंग स्ट्रक्चर है। जब हम जियोलॉजी की बातों को पढ़ते हैं और नोट करते हैं कि जुरासिक और क्रिटेशियस के बाद में उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के द्वीप और महाद्वीप जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में मुड़ गए, तो वो उस फोर्स का नेचर क्या था? भूवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा कन्वेक्शन ने किया। अगर कन्वेक्शन ने ऐसा किया तो कन्वेक्शन को कंट्रोल करने वाला कौन है? कन्वेक्शन को कंट्रोल करने वाला है ग्रेविटी। ग्रेविटी ने ऐसा किया, गुरुत्वाकर्षण ने। तो गुरुत्वाकर्षण का नेचर फिर क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार स्पेस फैब्रिक है, उसको कर्व जो अर्थ है वो इस प्रकार से दबाता है और उसको टर्न करता है। लेकिन ये तो टूट भी हो गया। 3D में अगर बात करें स्पेस फैब्रिक की,
और फिर हम कर्वेचर की बात करें तो फिर स्पेस फैब्रिक को ट्विस्टेड होते हुए कैसे दिखाएंगे। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ पृथ्वी की ऑर्बिट शेप है, यानी कि वो ध्रुवों पर दबी हुई है और भूमध्य रेखा पर वो फैली हुई है, वो कांस्टेंट नहीं रहती, बदलती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। और मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी में जो ये वॉबलिंग होता है, पिछेशन होता है, दोलन में तरीके से होता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बार बार जैसे दूसरे ग्रहों का, पूरे तारों का होता है, तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लिप होता है, रिवर्स होता है। और बताऊं कि ब्रह्मांड में इतनी गैलेक्सियां हैं, नेबुलाएं हैं, तारे हैं, सभी का आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे, यानी उनके भूमध्य रेखा से ऊपर और भूमध्य रेखा से नीचे अगर आप नोट करें तो विपरीत दिशा में होते हैं, एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी कई नेबुलाएं हैं, ऐसे कई गैलेक्सी, सर्पिल गैलेक्सियां हैं। और इसी प्रकार से अगर आप ब्लैक होल के पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो साथियों क्या है कि आप सभी आकाशीय पिंडों की को नोट कीजिए, उनके मिडिल पार्ट से ऊपर और नीचे, यानी कि आधा भाग को ऊपर और आधा भाग नीचे, उनको दो भागों में डिवाइड करें। अगर पृथ्वी के भूगोल के अनुसार बात करते हैं तो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि आखिर इस पूरे दृश्य को सोचें कि पृथ्वी आखिर घूर्णन कर रही है। इसके अलावा और कुछ बातें बता दूं आपको कि स्टार ट्रैप की बात होती है। अगर आप कैमरे को फिक्स करके रात के आकाश को, तारों को चलते हुए देखना चाहते हैं तो आप एक कैमरे को फिक्स करके रखें और इस तरह से आप स्टार ट्रैप को देख सकते हैं, तारों के मार्ग को देख सकते हैं और उसको चला करके। तो आपको बताऊं कि स्टार ट्रैप के बारे में ये बता देता है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में विपरीत दिशा में तारे चलते हुए दिखाई देते हैं। और आपको बताऊं कि चंद्रमा जो है, अगर आप यूएसए से देखेंगे और ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे तो दोनों तक देखने पर उल्टा दिखाई देता है। कुछ कॉन्स्टेलेशन ऐसी है जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में देखे जाने पर तो सीधी दिखती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में देखे जाने पर उल्टी है। आखिर आप इन सारे बिंदुओं को समेट करके सोचिए कि क्या फिर पृथ्वी घूर्णन करती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी 26 सेकंड में धड़क रही है, मतलब हर 26 सेकंड में वो उसमें पल्स निकलता रहता है। ये पल्स निकलता है, पृथ्वी वाइब्रेट होती है, पल्सेट होती है। तो कैसे होती है उसको वीडियो द्वारा कैसे दिखाएं? जैसे हार्ट है वो बीट होता है वैसे हो रही है, या कोई और तरीके से कि गोलाकार से गोलाकार के बीच में, या अंडाकार से अंडाकार के बीच में, या ऑब्लेट से ऑब्लेट के बीच में कैसे पल्सेट कर रही है, उसको विजुअली रूप में कैसे उसको दिखाया जाए। तो साथियों क्या है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने नोट किया होगा पृथ्वी की सभी बातों को समेटिए। मैंने हवाओं की बात की, पानी की बात कही, बादल की बात कही, जीव जंतुओं की बात कही, और इसके साथ साथ मैंने पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स के स्ट्रक्चर की बात कही, मैंने इनर कोर आउटर कोर की बात कही है, और चंद्रमा के चेंजेस को भी मैंने बताया है कि उसका इंक्लिनेशन प्लेन कैसे, झुकाव जो तल है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया आपको कि पृथ्वी की ऑब्लेट शेप और मैग्नेटिक फील्ड की, तो सारी बातों को समेट किया।
सारी बातों को समेटने पर आपके सामने जो सोचने का बिंदु है, तो आप एक बात और कहूँ, ये जो जितने बिंदु मैंने रखे ना आपके सामने, अगर आप पृथ्वी से बाहर निकल करके पूरी कंप्लीट पृथ्वी को देखें, अब जो लोग रोटेशन की बात करते हैं कि पृथ्वी जो है वो इस तरह से रोटेट कर रही है 23 घंटे 59 मिनट और कुछ सेकंड, जो 55 सेकंड है, इतने में वो जो रोटेशन हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि ये लगभग 24 घंटों में ये रोटेशन तो हो ही नहीं रहा है। 24 घंटों में हवाएं एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है, 24 घंटों में पानी जो है एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, बादल एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, जीव जंतु सजीव जगत एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। 24 घंटे में पृथ्वी के लिथोस्फीयर के उसमें जो हलचल, टेक्टोनिक हलचल हो रही है कॉन्टिनेंट्स में, वो एक डायरेक्शन में है ही नहीं। और 24 घंटों में आप देखिए, नोट कीजिए कि और भी जो हलचल है, आप इन सभी बिंदुओं को समेटिए और फिर सोचिए कि क्या हो क्या रहा है। आप पृथ्वी पर एक किसी कॉन्टिनेंट के देश में, वहां पे किसी शहर में, वहां पर किसी गांव में, और वहां पर कैमरे को आसमान की तरफ करके, और फिर आप दिखाते देखिए सूर्य चल रहा है, तारे चल रहे हैं, कॉन्स्टेलेशन चल रही है, ग्रह चल रहे हैं, पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं, तो ये तो रोटेशन हो गया ना, कि ये पृथ्वी का रोटेशन दिखाता है। ये सब आप मोटा मोटी देख रहे हैं। आप पृथ्वी पर एक छोटे से स्थान पर हैं, बहुत ही छोटे से एकदम स्थान से, और आसमान के एक थोड़े से हिस्से को देख रहे हैं। जिस देश गांव में आप हैं, जिस शहर में हैं, वहां से आसमान के एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं। पृथ्वी का जो डायमीटर है 12,742 किलोमीटर, और आपने एक छोटा सा हिस्सा देख लिया जहां पर आपका निवास है, और वहां से आपने देख लिया कि ये देखिए आसमान चलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बात सोचने की है कि आप धरती के किसी भी कोने से जाइए, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो, चाहे दक्षिण गोलार्ध में हो, चाहे कहीं पर भी बैठिए, और आप अगर ध्रुवों पर बैठते हैं या भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया में है, किसी देश में है, गांव में है, कहीं पे भी बैठिए, आप कहेंगे पृथ्वी घूर्णन करती हुई दिखाई देती है। आपने मोटा मोटी बात कही है, लेकिन सूक्ष्म बात की तरफ आप गौर नहीं कर रहे हैं, एक एक बात को बारीक बारीक पकड़ नहीं रहे। आसमान के एक छोटे से हिस्से को आपने देख लिया, अपने जहां जहां आपका निवास है। आप सोचिए कितने एरिया को आपने कवर किया, मुश्किल से 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, और पृथ्वी का डायमीटर कितना, 12,742 किलोमीटर। पूरी पृथ्वी को आपने कवर नहीं किया। जब आप पूरी पृथ्वी को कवर करना चाहेंगे और बाहर निकल के सैटेलाइट से या जिस तरह से आप उसको पूरा कवर करेंगे, जैसे कि नासा के वैज्ञानिक करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी को घूर्णन करते नहीं दिखाता, ये आपका गलत मानना है। साइक्लोन दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी पर, जो टेक्टोनिक हलचल है वो दिखाई दे रही है, हवाओं का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, वो घूर्णन के डायरेक्शन में है ही नहीं। आप कहोगे कि ये तो कोरियोनिक फोर्स के कारण, लेकिन पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आप पूरी पृथ्वी को कवर करेंगे बाहर निकल करके, और आप क्या है कि पृथ्वी से बाहर निकल के उसी दूरी से, जैसे आप कहेंगे कि चंद्रमा से देखें तो क्या पृथ्वी ऐसे घूर्णन करती दिखेगी या घूर्णन करती नहीं दिखेगी? मैंने कहा घूर्णन करती नहीं दिखाई देगी, ये आपका भ्रम है। आप इस भ्रम को समाप्त कीजिए। आपको इस बात को अब समझना होगा कि कोपरनिकस और गैलीलियो का युग बहुत पीछे छूट गया है। अब प्रिसेशन, वॉबलिंग, परटर्बेशन, ये शब्द
उनके समय नहीं थी। अब हम जो देख रहे हैं, पृथ्वी को विराट मंथन करते हुए देख रहे हैं। द्रव्य ऊर्जा का एक बहुत बड़ा विराट मंथन पृथ्वी में हो रहा है, और मंथन इस तरह से हो रहा है कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध ऐसे ट्विस्ट हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। तो साथियों, समय समय पर अनेक सिद्धांत आते हैं, नए नए नवाचार होते रहते हैं। विज्ञान आगे ऐसे ही बढ़ता है कि उसमें स्थिरता नहीं है, बल्कि नई नई बातें खोजी जाती है। कोरियोलिस फोर्स और फोकार्ड पेंडुलम से पता चलता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, ऐसा अनेक लोग कह रहे हैं। मैं कुछ बिंदु आपके सामने बता दूं। पिछले काफी दिनों से कुछ लोग मुझसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, फोकार्ड पेंडुलम 1851 में लियोन फोकार्ड ने पेंडुलम बनाया, और उससे ये साबित होता है कि पृथ्वी जो है उसमें जैसे स्थिर नहीं है, बल्कि उसकी पेंडुलम की दिशा जो बदलती रहती है, उससे पता चलता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। मैं कहता हूँ एकदम रॉन्ग। फोकार्ड पेंडुलम जो है पृथ्वी के घूर्णन को नहीं दिखा रहा है। अगर उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पर ले जाए और उत्तरी उत्तरी ध्रुव पर ले जाए और दक्षिण ध्रुव पर ले जाए, तो वो उल्टा घूमता है, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर। अब उत्तरी ध्रुव से थोड़ा सा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़े, तो उत्तरी गोलार्ध में फोकार्ड पेंडुलम क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज टर्न होता है। मैंने ऐसे एनिमेशन यूट्यूब पर देखे हैं, आप उनको देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हकीकत में देखा जाए कि फोकार्ड पेंडुलम पूरी पृथ्वी की बात नहीं करता है, किसी स्थान विशेष पर ही छोटे से हिस्से की बात करता है। तो आपको बताऊं, एक बात और है जो कुछ लोग कह रहे हैं, जीपीएस के और मौसम उपग्रह रॉकेट लॉन्च होते हैं, वो सब रोटेशन के अनुसार होते हैं, और वो एकदम बारीक बारीक गणना है उसमें, और बड़े ही अच्छी तरह से उनको, और कोरियोलिस बल की बात कही जाती है। कोरियोलिस बल के कारण ही तो ये सब होता है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण हवाएं, बादल, पानी जो क्लॉकवाइज टर्न होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में जो हवाएं, पानी और बादल है, काउंटर क्लॉकवाइज टर्न होते हैं। तो ये जमीन को क्यों नहीं प्रभावित करते? ऐसा तो है नहीं है कि साइक्लोन हवाओं में लटका रहेगा और जमीन पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, पानी और बादल क्लॉकवाइज चक्रवात, 25 चक्रवात आते हैं उत्तर दक्षिण गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण, तो वो जो साइक्लोन आते हैं, मुझे एक बार बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में मान लो साइक्लोन आया और दक्षिण गोलार्ध में काउंटर साइक्लोन आया, अब क्या हुआ कि वो ऐसे तो है नहीं कि हवा में लटका रहेगा और उसका उसका कोई प्रभाव जमीन पर पड़ेगा ही नहीं। मैं तो कहता हूँ जमीन के अंदर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आपने कोरियोलिस फोर्स को आधा अधूरा समझा है। आप कहते हैं कोरियोलिस फोर्स केवल हवाओं, पानी और बादल पर लग सकता है, जमीन पर नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता जमीन पर? जमीन पर जो रेत है, पहाड़ है, चट्टाने हैं, क्या उन पर नहीं लगेगा? क्या सॉलिड जो महाद्वीपों की जमीन है? और इसके अलावा आप कोरियोलिस फोर्स की कंप्लीट हिस्ट्री को देखिए। ये कोरियोलिस फोर्स कब से अस्तित्व में आने लगा?
तो कोरोनियल स्पोर्ट्स की शुरुआत कहां से हुई? क्या ये पृथ्वी के जन्म के साथ में कैसे कैसे चेंजेस हुए एटमोस्फियर में, सॉलिडिफिकेशन में, जैसे जैसे महाद्वीप बने, महासागर बने, तो कोरियल स्पोर्ट्स का अस्तित्व आना शुरू हुआ। लेकिन मैं तो कहता हूं कि कोरियल स्पोर्ट्स तो जैसे कि मैंने पृथ्वी के जन्म का तरीका एक नए तरीके से समझाया है, नई बात कही है कि पृथ्वी का जन्म जो है नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार नहीं हुआ, ग्रहों का जन्म है वो नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार नहीं हुआ। और सूर्य का भी तो वास्तव में सूर्य, ग्रह, पृथ्वी सभी का जन्म कैसे हुआ, चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, हम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा समझा रहे हैं। तो अब जो बात सोच विचार करने की है वो ये है कि स्टार्टिंग कहां से करें, कोरियल स्पोर्ट्स की स्टार्टिंग कहां से हुई। तो कोरियल स्पोर्ट्स जो जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन हुआ एक गैस दानव ग्रह का, तो एक गैस दानव ग्रह का जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन होता जाता है और धीमी गति से रॉकी ग्रह बनता जाता है, पृथ्वी जैसा ग्रह अस्तित्व में आता है, तो कोरियल स्पोर्ट्स के रूप में उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में ट्विस्टेड ऐसे हो जाता है। उत्तर गोलार्ध में साइक्लोन आते हैं, दक्षिण गोलार्ध में काउंटर साइक्लोन आते हैं। आप सोचिए कि कोरियल स्पोर्ट्स है क्या? क्या वो एक स्यूडो फोर्स है केवल? उसकी रियलिटी कुछ नहीं है। आश्चर्य की बात है, जो बल है उत्पन्न तो घूर्णन से हो रहा है वैज्ञानिकों के अनुसार, और काम कर रहा है ट्विस्टिंग का। ये कैसे हो सकता है कि उत्पन्न तो हुआ घूर्णन के कारण, और उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में चक्रवात प्रतिचक्रवात आ रहे हैं, तो फिर ये घूर्णन कैसे? ट्विस्टिंग तो हो ही रहा है, इसको तो मानना ही पड़ेगा आपको। ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं, और क्योंकि कॉन्टिनेंट्स का टेक्सचर बताता है, इनर कोर आउटर कोर। एक बात और मैं कहना भूल गया आपको अभी इसी चर्चा में, कि पृथ्वी जो है 6 वर्ष में डोलन करती है। इस पर शोध पत्र लिखा जा चुका है, सन 2023-24 की बात है। और आर्थ सिस्टम डायनेमिक्स में का ऐसे ESD 6 ईयर ऑसिलेशन ऑफ द होल आर्थ सिस्टम। आपको मैं ये बताऊं कि पृथ्वी का पूरा जो सिस्टम जो है वो किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो ये वीडियो के रूप में अभी तक किसी ने समझाया नहीं। ऑसिलेशन तो कर रहा है, ये तो वैज्ञानिकों ने इसको भली भांति समझ लिया है कि 26 सेकंड की पल्स निकलती है, पृथ्वी में से धड़कन होती रहती है, तो 26 सेकंड में पृथ्वी धड़क रही है, और वो पल्सेशन या ऑसिलेशन जो भी हो रहा है उनको विजुअली कैसे दिखाए, उनको वीडियो द्वारा कैसे दिखाए। इसके अलावा पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज के आधार पर नासा के वैज्ञानिकों ने एक एनिमेशन बनाया और उसमें ये बताया कि इक्वेटर पर बल्गिंग और पोल पर फ्लैटनिंग, यानी कि पृथ्वी की आकृति जो है, ऑर्बिट है, वो पोलर रेडियस कम हो जाती है और इक्वेटर रेडियस बढ़ जाती है, और फिर इक्वेटर रेडियस कम हो जाती है और पोलर रेडियस बढ़ जाती है। ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? पृथ्वी की ऑर्बिट आकृति में परिवर्तन क्यों हो रहा है? इसको 3D में कैसे दिखाएं, यानी वेरिएबल ऑर्बिटनेस को आप कैसे दिखाएंगे? तो साथियों, आप अगर पूरी कंप्लीट अर्थ सिस्टम की बात करें
तो आपको लगेगा कि ये वास्तव में ये घूर्णन नहीं है बल्कि विराट मंथन हो रहा है। अगर पृथ्वी से बाहर निकल के और पृथ्वी का वीडियो बनाए, जैसे कि नासा के वैज्ञानिकों ने बनाया है अर्थ ए लिविंग क्रिएचर, एक वीडियो है, आप यूट्यूब में इसको देख सकते हैं। ऐसा लिखिए अर्थ ए लिविंग क्रिएचर, ये नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। उसमें बताया है कि पूरे पृथ्वी को अगर बाहर से देखें तो बादल किस तरह से, अगर बादल ऐसे चल रहे हैं उत्तर दक्षिण गोलार्ध में, हवाएं भी ऐसी चल रही है, यानी इसके प्रभाव से फिर महासागरों का पानी भी ऐसे ही चल रहा है। और इस तरह से अगर ये तीनों ऐसे चल रहे हैं तो फिर सॉलिड जमीन को भी प्रभावित करते हैं, इनर कोर आउटर कोर को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि पूरा अर्थ सिस्टम की बात करें। फिर हम बात करते हैं कि चंद्रमा जो बेरी सेंटर की परिक्रमा करता है, ना कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब बेरी सेंटर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि बेरी सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे बना, वो सेंटर बना कैसे, कैसे बेरी सेंटर बन गया। तो इसके अलावा ज्वार भाटे की बात करें कि जब पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, ये पूरा चंद्रमा को शामिल करते हुए, पृथ्वी को शामिल करते हुए, पूरी पृथ्वी को, जल थल आकाश सभी को शामिल करते हुए पूरा अर्थ सिस्टम इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है, मंथन कर रहा है। एक स्प्रिंग की तरह टाइट होता है, लूज होता है, टाइट होता है, लूज होता है। तो साथियों, फोकार्ड पेंडुलम तो एक बहुत छोटी सी जगह पे की बात कर रहा है और वहां से रोटेशन की बात कर रहा है, पूरे अर्थ सिस्टम की बात नहीं करता। रही बात कोरोनिल फोर्स की, तो कोरोनिल फोर्स हवाओं को, बादल को, पानी को प्रभावित करता है, तो सॉलिड जमीन को भी तो प्रभावित करना चाहिए ना, इनर कोर आउटर कोर को भी प्रभावित करना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि बार बार ही लग रहा है, अंदर कुछ उसका प्रभाव ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वैज्ञानिक तर्क के अनुसार पूरा अर्थ सिस्टम की बात करें, अगर कोरोनिल फोर्स का प्रभाव देखें तो आप सोचिए कि फिर ये एक धरती से फिर घूर्णन कहाँ हुआ, ये घूर्णन तो है ही नहीं, ये तो एक विराट दोलन है, बहुत बड़ा मंथन है। ये इतना विराट द्रव्य और ऊर्जा मठी जा रही, पृथ्वी का सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पूरा जो सिस्टम है उसमें मंथन हो रहा है, द्रव्य ऊर्जा एक विराट रूप से मठी जा रही है। तो आपको जिस तरह से मैंने अब तक दिखाया है कि पृथ्वी में, तो मैं कुछ वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहूंगा कि वास्तव में हमारी जो ये पृथ्वी जो है, कुछ लोगों ने ऐसा वीडियो लिखा है, देखो आपको बताऊं। एक वीडियो दिखाता हूं आपको जो कई चैनलों पर चलाया जाता है और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। एक वीडियो दिखाता हूं, देखिए आपको। ये कई यूट्यूब और एक एस्ट्रोनॉमर है डॉर्जे आंचुक, वो भी इस तरह का वीडियो दिखाते हैं। देखिए इस तरह से पृथ्वी घूर्णन करती है, ये इसका प्रमाण बताते हैं। ये देखिए, ये नोट कीजिए, थोड़ी सी इसकी छाया पड़ रही है टैबलेट। ये देखिए इस तरह से, ये देखो घूमती घूमती पृथ्वी ऐसे दिखा रहा है। तो साथियों, आप सोचिए कि क्या ये अर्थ के रोटेशन को दिखाने का ये जो तरीका है, जो कुछ एस्ट्रोनॉमर और कुछ वीडियोग्राफर दिखा रहे हैं। जर्मनी के एक वीडियोग्राफर है आर्यन नीरेनबर्ग, उन्होंने भी इस तरह का वीडियो दिखाया। कुछ समाचार चैनलों पर ऐसी बात है कि पृथ्वी को घूर्णन करते हुए दिखाया है।
तो मैं आपको बताऊं कि एक छोटे से स्थान पे कैमरा लगा करके और आसमान के थोड़े से हिस्से को रिकॉर्ड कर दिया उन्होंने। 1 घंटे का, 2 घंटे का या 24 घंटे का भी कर दिया। तो लंबे समय अंतराल तक तो उन्होंने रिकॉर्ड किया नहीं। अगर साल भर की पूरा रिकॉर्डिंग हो तो सोचिए बादल कैसे चल रहे हैं, हवाएं कैसे चल रही है, पानी कैसे चल रहा है, सॉलिड जमीन जो है उसमें हलचल कैसे हो रही है, इनर कोर आउटर में हलचल कैसे हो रही है, मून में क्या हलचल हो रही है, यानी मून का ऑर्बिटल प्लेन है उसमें क्या हलचल होती है। तो मैं जो कह रहा हूं उसको सही ढंग से नोट कीजिए कि देखिए आपके सामने इतने इतने हैं, बादल है, हाँ बादल है और वायुमंडल है, फिर महासागरों का पानी है, फिर महाद्वीपों का टेक्टोनिक एक्टिविटीज आप उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में। आप एकदम ध्यान से सारी बातों को बारीक बारीक एनालिसिस कीजिए, नोट कीजिए। गुणन जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं आपको और भी दिखाता हूँ कुछ बातें। जैसे जैसे ये वीडियो है जिसमें बताया गया है कि देखिए जिसमें देखो महासागरों का पानी ऐसे चलते हुए दिखाया गया। और देखिए इस तरह से मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ इसके। तो साथियों ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ और इसके पीछे मेरा कहने का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। तो मैं आपको इसके पीछे जो मेरी जो सोच है, जो मेरा चिंतन है, अब ये तो मैंने क्या है कि आपको केवल मात्र क्या कुछ बिंदुओं की बात कही, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड की बात करें, इस विराट ब्रह्मांड में कुछ कॉमन है, कुछ सिमिलर है, कुछ सिमेट्रिक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो एक जैसी है। जैसे नेबुलों का उत्तरी गोलार्ध आधा हिस्सा, आधा ऊपर आधा नीचे, गैलेक्सियों का आधा भाग नीचे आधा भाग ऊपर, सर्पिल गैलेक्सिया हो चाहे एलिप्टिकल गैलेक्सिया हो, एक ब्लैक होल का इसी प्रकार से सूर्य और तारों का। तो सारे ब्रह्मांड में जब आकाशीय पिंडों का आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, और सभी आकाशीय पिंड जो है दो भिन्न कन्फोकल ऑर्बिट स्फीयर्ड के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड्स में आपके सामने काफी बातें रखी है, आप मेरे YouTube चैनल पर उनको देख सकते हैं। और आपको मैं ये सब बातें बता करके आपका इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पृथ्वी घूर्णन कर ही नहीं रही। ये अब तक जो धारणा थी, अब तक जो सोच थी, मेरे कुछ साथी लोग और विज्ञान मित्र जो है, विज्ञान संचालक है, उनके प्रश्न है, ऐसे अनेक लोगों के प्रश्न है कि देखिए अनिल थानवी जी, सैटेलाइट से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी घूर्णन करती हुई दिखाई देती है, और जीपीएस, मौसम के और अनेक प्रकार के आंकड़े हैं वो घूर्णन पर आधारित है। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है उनको नीचे पृथ्वी पर सुपर कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, और उनको कंट्रोल करते हुए ही उनको चलाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार कर्वेचर जब होता है तब क्या है कि स्पेस फैब्रिक में कर्वेचर होता है तब ग्रेविटी उत्पन्न होती है, यानी बेंडिंग होती है। और 3D स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो
स्पेस फैब्रिक है वो कन्फोकल ऑर्बिट एस्टेरॉयड के रूप में होता है। तो साथियों, कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी अगर आप देखेंगे तो बादल, हवाएं, महासागरों का पानी, टेक्टोनिक हलचल, ये सभी आपको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में होती हुई प्रेक्षित होगी। ये मेरा दावा है और इस आधार पर मैं कहता हूं कि पृथ्वी घूर्णन करती दिखाई नहीं देती। आपने विशाल आकार की पृथ्वी और वो जो सैटेलाइट मच्छर की से भी छोटा था, पृथ्वी के विशाल आकार की तुलना में इतना छोटा सा सैटेलाइट और पूरी पृथ्वी को जब कवर करेगा, देखेगा, तब कैसा दिखेगा पृथ्वी का सिस्टम? घूर्णन करता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको इस भ्रम को समाप्त करना चाहिए। तो मेरा जो ये दावा है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती और पृथ्वी ट्विस्ट टाइट होती है, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा से में मरोड़ी और निचोड़ी जा रही है, तो ये मेरा दावा गलत नहीं। मैं बहुत सी बातें आपके सामने बारीक बारीक रख सकता हूँ, चाहे हवाओं की बात हो, चाहे बादलों की बात हो, चाहे महासागरों के पानी की बात हो, चाहे सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट में बेंडिंग की बात हो, महाद्वीपों की स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे सजीव जगत की बात हो, चाहे इनर कोर आउटर कोर की बात हो, चाहे बेरी सेंटर की बात हो, चाहे मून का इंक्लिनेशन की बात हो, और चाहे मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्सल की बात हो, ऑब्लेट शेप में चेंजेस की बात हो, 26 सेकंड में पल्स की बात हो, और स्टार टेल की बात हो, या फिर पृथ्वी के 6 ईयर ऑसिलेशन की बात हो, सारी बातों को समेट लिया आप हैरान हो जाएंगे। वो सारी बातें समेटने के बाद में हमें पृथ्वी जो है द्रव्य ऊर्जा का मंथन करता हुआ एक विराट पिंड ऐसा दिखाई देता है, जिसमें एक डायरेक्शन में कुछ चल ही नहीं रहा है, और पृथ्वी जो है विराट रूप में देखने पर एक ऑसिलेट करता हुआ एक आकाशीय पिंड। सब कुछ फटाफट नहीं हो रहा है। आप सोचेंगे कि हमें तो फटाफट दिखाइए इसको, तो उसको तेज गति से कैसे दिखाएं, हम कैसे उसको फटाफट दिखाएं? वो हम वीडियो द्वारा दिखा सकते हैं, लेकिन नेचुरल फॉर्म में देखें तो बहुत धीमी गति से ट्विस्टिंग हो रहा है। पेड़ पौधों में हो रहा है, जीव जंतु में हो रहा है, कीट पतंगों में हो रहा है, सभी प्राणियों के शरीर में हो रहा है, मनुष्य में हो रहा है। ये ट्विस्टिंग की घटना रग रग में कण कण में समाई हुई है, और कहां से शुरू होती है और कहां पर समाप्त होती है देखिए। तो अगर आप पूरे यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम के दृष्टि से देखें तो पृथ्वी आपको घूर्णन करती हुई दिखाई नहीं देती, वो एक निश्चित। तो फिर हमें दिन रात क्यों दिखाई दे रहे हैं? लोगों का प्रश्न ये है कि फिर हमें दिन रात क्यों दिख रहे हैं, कि सूर्य के जिस तरफ वाला हिस्सा दिन और जो सूर्य के दूसरी तरफ वाला, पृथ्वी के दूसरी तरफ वाला हिस्सा है, वहां पे रात हो रही है, अंधेरा हो गया, ये दिन रात हो रहे हैं ना, इसका मतलब घूर्णन हो रहा है। मैंने कहा पहली बात तो ट्विस्टिंग फटाफट नहीं हो रहा है। आप सोचे फटाफट फटाफट ऑसिलेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्लो मोशन में ट्विस्टिंग हो रहा है, बहुत धीमी गति से। मैंने उसका कैलकुलेशन नहीं किया अभी तक, कितना धीमी गति से हो रहा है, ये प्रश्न स्वाभाविक है। तो साथियों की अगर मैं जो कह रहा हूं कि पृथ्वी सिस्टम को पूरा कवर करते हुए, तो ये जो प्रश्न है कि पूरा विराट सिस्टम है, तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि इस तरह से दिन रात हो रहे हैं। मैंने उनसे एक बात पूछी, चलो अपना तो एक ही सूर्य है सोलर सिस्टम का, ब्रह्मांड में बाइनरी स्टार सिस्टम है। बाइनरी स्टार सिस्टम मतलब ऐसा तारामंडल जिसमें 2 तारे हैं,
सूर्य के जैसा एक तारा और है। और इस प्रकार से कई ऐसे भी तारामंडल है जिसमें 3 तारे हैं, 4 तारे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पृथ्वी में भी ऐसे ही था। अगर उसके बैक में जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में पहले सूर्य और बृहस्पति भी एक तारा था, सैटर्न भी एक तारा था। तो बैक में जाए तो पृथ्वी बड़ी थी, और बड़ी थी, एक गैस दानव थी। और जुपिटर है वो एक तारा था, सैटर्न एक तारा था। तो मंगल जो है उस पर जीवन था उस समय मंगल पर। अब एक लाइट इधर से आ रही है, एक लाइट इधर से आ रही है सूर्य तारे से, तो फिर दिन रात की तो छाया का खेल हो गया, प्रकाश और छाया की बात होगी कि दिन रात को क्या प्रकाश, इधर से भी लाइट पड़ रही है, इधर से भी लाइट पड़ रही है, इधर से भी लाइट पड़ रही है। तो प्रकाश और छाया के रूप में अगर हम देखें तो हमारा ये पृथ्वी जो है, अब ये जवाब मैं इस तरह से देता हूं कि मान लीजिए हमारा सोलर सिस्टम है, एक बाइनरी स्टार सिस्टम होता तो उसमें लाइट किधर किधर से आती। क्योंकि ऐसे बाइनरी स्टार सिस्टम मिले हैं जिनमें जिनमें क्या है कि रॉकी ग्रह भी है, पृथ्वी जैसे ग्रह भी है, जिसमें क्या है कि गैस दानव ग्रह भी है। तो उनमें एक लाइट इधर से पड़ रही है, एक लाइट इधर से पड़ रही है, एक लाइट इधर से पड़ रही है। तो फिर क्या है कि फिर दिन रात की बात कैसे, और दिन रात का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश और छाया का खेल है दिन रात केवल। अब एक बात और बता दूं आप कि पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की भी बात है कि दिन रात हो रहे हैं। जैसे मंगल पर दिन रात हो रहे हैं, और पृथ्वी पर हो रहे हैं, या वीनस पर हो रहे हैं, या दूसरे मरकरी या दूसरे ग्रहों पर हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप सोचिए, जब यही बात हम बैक बैक में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस ऑर्बिट में आई है, इतनी लंबी हिस्ट्री होगी उसकी, और इस ऑर्बिट में आने के बाद में दिन रात होने शुरू होंगे। तो पृथ्वी जो है, सारा सौर मंडल बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था। तो क्या है कि पहले हमारा पृथ्वी ग्रह जो है शायद दूसरे के तारामंडल के चक्कर लगा रहा था। क्योंकि जब सौर मंडल बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था, तो हम देखते हैं कि गैलेक्सी के रूप में था, गैलेक्सी से इनका गैलेक्सी के रूप में था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी किसी दूसरे तारामंडल की ऑर्बिट करते हुए छूट करके फिर हमारे सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट करनी शुरू कर दी। अब आप नोट कीजिए कि अगर बैक हिस्ट्री में जाए तो दिन रात की कंप्लीट हिस्ट्री को देखिए आप, तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो पृथ्वी ग्रह है उसके दिन रात की बात को, उसकी ऑर्बिटल हिस्ट्री को भी नोट करना हो। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि पृथ्वी जो है, हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह है, जिसके सभी महाद्वीपों का आपको पता है स्ट्रक्चर, साफ बेंडिंग दिखाई दे रहा है। अब आप इनको इनकार कैसे कर सकते हैं? देखिए, इंडिया को भी देखिए, फिलीपींस, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, और इस तरह से सबको देखिए आप, और इस तरह से सिंगापुर, सभी को देखिए। इस तरह से ये बेंडिंग देखिए, ये इस तरह से ये जो बेंडिंग है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, तो आप अगर नोट करें, ये देखिए मैक्सिको के स्थान को देखिए, पनामा, कैरिबियन, और ऊपर जो है ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो इस तरह से अगर आप पूरे अर्थ सिस्टम की बात करें तो आपको पता चलेगा कि हम ये पूरा केवल एक हमारा इल्यूजन है,
कि दिन रात हो रहे हैं, सूर्य तारे इधर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम जाते हैं, और कॉन्स्टलेशन भी और चंद्रमा भी और ग्रह भी पूर्व से पश्चिम रोटेशन, और दिन होता है फिर रात होती है। तो ट्विस्टिंग बहुत धीमी गति से स्लो मोशन में हो रहा, फटाफट नहीं हो रहा। इस तरह से मेरा ये जो प्रश्न आपके सामने रखा मैंने, क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है? आप सोचिए, मैंने जो जो पॉइंट आपके सामने रखे, अब मैं आपको एक, ये देखिए कागज पे मैंने लिखा है, इन मूल बिंदुओं को नोट कीजिए आप। क्या पृथ्वी घूर्णन करती है? इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान से नोट कीजिए। देखा आपने, ये जो बिंदु रखे हैं, करीब ये 15 के करीब बिंदु है जो मैंने रखे हैं। तो आप इन सब के बारे में सोचने के बाद बताइए, क्या हम ये मान रहे हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है? मैंने आपके सामने कौन कौन से बिंदु रखे हैं उनको रिपीट कर देता हूँ एक बार। हवाएं उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चलती। बादल उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चलते। महासागरों का जल उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चलते। संपूर्ण पृथ्वी पर जल थल आकाश का सजीव जगत पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चलता है। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात और चक्रवात आते हैं। पृथ्वी की इनर कोर में मेटल एक घूर्णन की डायरेक्शन में नहीं चलता है। पृथ्वी की इनर कोर ऑसिलेट करती है। पृथ्वी के आउटर मेंटल कोर में संवहन धाराएं ट्विस्ट होते हुए है। पृथ्वी के चंद्रमा का ऑर्बिटल प्लेन का इंक्लिनेशन स्थिर नहीं रहता। पृथ्वी के उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में सभी द्वीपों और महाद्वीपों का स्ट्रक्चर विपरीत दिशा मुड़ा हुआ है। पृथ्वी का घूर्णन एकदम स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। पृथ्वी की ऑर्बिट शेप में भी परिवर्तन होता रहता है, और पृथ्वी की ध्रुवीय और विषुवतीय त्रिज्या में परिवर्तन चलता रहता है। पृथ्वी में वॉबलिंग और प्रिसेशन डॉलर में ढंग से परिवर्तित होता रहता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ और साउथ पोल बार बार क्यों बदलता है? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, तारे, नेबुलाएं, गैलेक्सियां, ब्लैक होल, जिनके भूमध्य रेखा से आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में स्टार टेल एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। वैज्ञानिकों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है कि पृथ्वी हर 26 सेकंड में धड़कती है। एक बात और मैं इस पे ऐड कर देता हूँ कि वैज्ञानिकों ने शोध पत्र भी लिखा है जिसके अनुसार पृथ्वी हर 6 वर्ष में दोलन करती है। अब इन सभी बिंदुओं को समेट करके आप पूरे अर्थ सिस्टम की बात कीजिए, क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है? तो ये सब बातें अगर आप बारीक बारीक इन पे अनुसंधान करें, हर बिंदु पर, चाहे नासा के वैज्ञानिक हो, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हो, चाहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के वैज्ञानिक हो, चाहे IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या GSI के हो, चाहे क्या है कि आयुका के वैज्ञानिक हो, सभी मिलकर के ये विचार करें कि एक शिक्षक अनिल थानवी का दावा है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। मुझे कई साथी लोग पूछते हैं कि आप कैसे ये कह सकते हो, जब नासा के इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े बड़े सैटेलाइट लगातार पृथ्वी पर नजर लगाए हुए हैं, और दुनिया भर के सैटेलाइट जो है लगातार पृथ्वी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में तो आया नहीं, आपके दिमाग में एक बात कैसे आ गई? अब इसमें क्या कहा जा सकता है? किसी के दिमाग में आइडिया आ गया तो आ गया। मेरे दिमाग में पृथ्वी मंथन की बात आई, पृथ्वी के ट्विस्टिंग की बात आई, पृथ्वी के घूर्णन नहीं करने की बात आई। कैसे आई? क्योंकि मैंने सभी आकाशीय पिंडों को के चित्रों को देखा, उनके वीडियो को देखा, और यही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव जगत है
और दूसरे प्राकृतिक चीजें हैं उनको मैंने नोट किया, तब मुझे पता चला कि वास्तव में इसके अनुसार तो पृथ्वी घूर्णन ही नहीं करती। मैं यही नहीं कहता हूं, बल्कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ब्रह्मांड के जितने भी गैर दानव ग्रह है, सूर्य और तारे घूर्णन कोई कर ही नहीं रहे। और फिर परिक्रमण जैसा भी कुछ नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग 2 में हम फिर इसी एपिसोड के क्रम में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।